हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अप। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने परिवार एजुकेशन अप पर। ये हमारा हिंदी का टीचिंग मेथड्स का हम कल हमने टीचिंग मेथड की शुरुआत की थी। कुछ भाषा के बारे में हमने बात की थी कि टीचिंग मेथड, ये मैंने कहा था कि कल से आपका बिल्कुल टीचिंग मेथड बिल्कुल अच्छे से शुरू हो जाएगा। कल हमने इतनी बात कर ली थी कि भाषा है क्या, भाषा के बारे में कुछ बात की थी। तो आज से हिंदी के टीचिंग मेथड जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते चलते हैं, अच्छे से बिल्कुल उनको बेसिक से पूरी हिंदी की शिक्षण विधियाँ पूरी अपन क्लियर करें। चलिए शिक्षण विधियों की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी की शिक्षण विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले कल हमने बात की थी भाषा के बारे में। कल हमने बात की थी भाषा के बारे में कि भाषा क्या है। भाषा के बारे में कल अपन ने डिस्कशन किया था। भाषा के बारे में आपको कुछ बताया था कि मानव जीवन का अभिन्न अंग है और क्या है भाषा। भाषा के माध्यम से मतलब जो भाष धातु से बना है। संस्कृत की कौन सी धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। और इस भाष धातु का मतलब क्या होता है? विचारों का प्रकटीकरण या फिर बोलना, प्रकट करना या फिर बोलना या विचारों का प्रकटीकरण। टोटल 13 भाषा परिवार में हिंदी भाषा कौन से भाषा परिवार से है? हिंदी भाषा के बारे में कल आपको मैंने बताया था कौन से परिवार से? भारोपीय परिवार से। कौन से परिवार से? भारोपीय परिवार। भारोपीय का मतलब भारत प्लस यूरोप। भारोपीय का मतलब भारत प्लस यूरोप। हिंदी की टीचिंग मेथड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था कि मतलब कौन सी कितनी यूनिट में, 3 यूनिट में आपको बताया था। उसके बाद हमने अब कुछ पहले हिंदी के जो बेसिक्स हैं, मतलब हिंदी है क्या, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। पहले हिंदी को जानेंगे तभी तो हम भाषा को जानेंगे ना। तो पहले हमें शिक्षण विधियों के बारे में ये जानना है कि शिक्षण विधि आखिर है क्या। शिक्षण विधियों तो कौन से परिवार से है? बिल्कुल भारोपीय परिवार से। ये आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से परिवार से है? भारोपीय परिवार से। और 13 भाषा परिवार है। लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितने हज़ार? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे भाषा में निहित बिंबों के बारे में बात करेंगे। बिंब, एक तो हमारे साइंस में बिंब का मतलब होता है इसमें जो हमारा वस्तु होती है। बिंब का मतलब होता है वस्तु, और प्रतिबिंब जो वस्तु की जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। साइंस भी हम स्टार्ट करेंगे, सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बट अभी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ जी, चलते हैं बात करते हैं भाषा में निहित बिंबों की। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आकार, प्रकार या छवि। आकार, प्रकार या छवि, यानी बिंब का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात देखो, ऐसी चीज़ जिसका कुछ आकार हो, जिसका कोई निश्चित प्रकार हो या उसकी कोई निश्चित छवि हो, वो क्या होता है? बिंब। यानी सिंपल सा बिंब का मतलब मैं क्या ले सकता हूँ? वस्तु से ले सकता हूँ। किससे ले सकता हूँ? बिंब का मतलब मैं वस्तु से ले सकता हूँ। अर्थात किसी भाषा को बोलने व सुनने में हृदय पटल पर एक छवि बनती है। मैंने आपको कहा कि राम, तो आपके दिमाग में राम की एक इमेज बन गई। मैंने आपको कहा नरेंद्र मोदी, तो आपके दिमाग में एक इंसान की आपकी छवि बन गई। मैंने कहा भारत, तो भारत देश के आपके मानचित्र की या भारत देश की एक छवि बन गई। वो क्या है? क्या हमारे हृदय पटल पर या हमारे मानसिक पटल पर एक छवि बन जाती है। उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। जैसे मैंने आपका नाम लिया, मैं नाम लिया हिंदी, तो हिंदी आपके विषय की एक छवि बन गई। तो वो क्या होता है कि बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है आकार, प्रकार या छवि। अर्थात किसी भाषा को बोलने व सुनने में हृदय पटल पर एक छवि बनती है। क्या बनती है? छवि बनती है, इमेज बनती है। उस छवि को ही क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं हम? बिल्कुल बिंब कहते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं। ये पीडीएफ आपको एज इट इज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप रेट विद दुरेना पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे चलते हैं। अब इन बिंबों को कितने भागों में बांटा गया है? इन बिंबों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। बिंबों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा है। कितने बिंब हैं? 4 बिंब हैं। कौन कौन से? दृष्टि बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। देखिए एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दृष्टि बिंब के बारे में। कौन से बिंब के बारे में? दृष्टि बिंब के बारे में। दृष्टि बिंब का मतलब क्या है? देखिए एक तो इसका ये होता कि मैं इसकी पूरी पीडीएफ ऐसे लिया था, पूरा लिखा हुआ सामने और उसको समझाता, बट जो खुद लिख के जो समझाते हैं ना, उससे मैटर ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि रिटर्न चीज़ में थोड़ा बहुत मैटर आता है। अब देखिए दृष्टिबिंब का मतलब क्या होता है? दृष्टिबिंब, दृष्टि का मतलब होता है देखना। दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। यानी किसी वस्तु को देख करके हम जो बिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? दृष्टिबिंब कहते हैं। यानी विचार का जो हमारे देख किसी वस्तु को देखते हैं, उसको जो उसकी इमेज बनती है, वो सब क्या होती है? किसी वस्तु। जैसे मान लो मैंने मोर को देखा,
और मोर को देखकर मेरे दिमाग में चीज़ बन गई, ऐसा ऐसा एक पक्षी होता है। ठीक है, ऐसा होता है। मान लो, हालांकि ऐसा नहीं बना मोर, हमें पेंटिंग कमाती थोड़ी सी। जैसे मान लो मैंने देखा, किसी चूहे को देखा तो चूहे की इमेज बन गई। ऐसे बचपन में था कि एम नाम की लड़की ऐसे वी कक्षा में पढ़ती, 0 नंबर लाया करती है, उसे घर का रास्ता ऐसे 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 करके बनाया करते थे। ठीक है ना, ऐसे ये बना जाए तो एक इमेज बन गई। यानी दृष्टिबिंब, किसी चीज़ को देख करके हमारे जो इमेज बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम दृष्टिबिंब कहते हैं। यानी सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, कि किसी वस्तु को देख करके, किसी वस्तु को देख कर उसका जो बिंब बनता है, देख कर जो बिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे दृष्टिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दृष्टिबिंब कहते हैं। एम आई राइट, इज दैट क्लियर? दृष्टिबिंब समझ में आ गया। आगे चलते, दृष्टि मतलब देखना, सिंपल सी बात, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दृष्टि मतलब देखना, देखने से बिंब बना, वो कौन सा, दृष्टिबिंब। सेकंड चलते हैं, नेक्स्ट है श्रुतिबिंब। श्रुतिबिंब, अब देखो, एक तो सब बोलते हैं श्रेय, श्रीमान, श्रीमान नहीं था, श्रीमान, ऐसे श्रेय को थोड़ा सा स्टाइल से बोलते हैं। और लिखने की स्टाइल ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, बहुत सारे तरीके हैं इसके। ठीक है ना। श्रुतिबिंब के बारे में बात करते हैं। श्रुतिबिंब, श्रुतिबिंब क्या होता है, सुन करके। श्रुतिबिंब का मतलब क्या होता है, सुनकर। यानी देखो, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु होती है या ध्वनि होती है, ध्वनि या पशु पक्षी को देखकर परिवार वालों द्वारा उनका नाम लिया जाता है। परिवार वालों क्या लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो मस्तिष्क में एक इमेज बनती है कि उसका नाम लेते हैं। पीछे वाले में दृष्टिबिंब का था, हमने मोर को देखा था, इसमें मैंने नाम लिया कि मोर, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई। मैंने नाम लिया राजस्थान, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई, ऐसा ऐसा स्टेट है जहाँ पे धरती धो रहा है, बिल्कुल। तो वो क्या होता है, आपका श्रुतिबिंब, यानी सुन करके। डेफिनेशन क्या लिखोगे, लिख लो इसकी, कि किसी वस्तु, ध्वनि या पशु पक्षी को देखकर परिवार वाले या जो भी सदस्य को उसका नाम लेते हैं, और उस नाम के आधार पर हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है, वो क्या होता है, श्रुतिबिंब होता है। क्या होता है, श्रुतिबिंब। सिंपल सी बात, वस्तु या ध्वनि या उसको ध्वनि सुन करके या देख करके, उसको सुन करके जो हमारी इमेज बनती है, वो क्या होती है, श्रुतिबिंब होता है। बात समझ में आ गई, दृष्टिबिंब समझ में आ गया, श्रुतिबिंब समझ में आ गया। 3 नंबर चलते हैं, नेक्स्ट विचार बिंब। विचार बिंब नाम से स्पष्ट है, विचार करना, सोचना, समझना। ये कैसी प्रक्रिया है, विचार बिंब एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है विचार बिंब, विचार बिंब एक मानसिक प्रक्रिया है। बात समझ में आई। दृश्य व श्रुति बिंब का दृढ़ रूप है, यानी दृश्य हमने पहले पढ़ा, फिर हमने पढ़ा श्रुति बिंब, और इन दोनों का जो दृढ़ रूप है, कैसा रूप, दृढ़ रूप ही क्या है, विचार बिंब है। किसका, दृश्य और श्रुति बिंब का दृढ़ रूप ही क्या है, विचार बिंब है। बात समझ में आई। यानी विचार बिंब एक मानसिक प्रक्रिया है, और दृश्य बिंब और श्रुति बिंब का दृढ़ रूप ही क्या है, विचार बिंब है। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, चौथे और अंतिम बिंब के पास चलते हैं। ये है हमारा भाव बिंब। कौन सा बिंब, भाव बिंब। और भाव बिंब क्या होता है, कि ये विचार बिंब का विकसित रूप है। जो हमारा विचार बिंब है ना, विचार बिंब, उसका विकसित, उसकी विकसित अवस्था है। कैसी अवस्था है उसकी, विचार बिंब की विकसित अवस्था है। बात समझ में आई। इसमें किसका सहयोग रहता है, भाव बिंब में हृदय का सहयोग रहता है। किसका, हृदय यानी हार्ट। बात समझ में आ गई। यानी भाव बिंब क्या है, विचार बिंब का विकसित अवस्था है, और इसमें हृदय का क्या रहता है, सहयोग रखता है। एक तो देखो, एक तो इसको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, आप फीडबैक जरूर देना कमेंट में, कि एक तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसे साथ में मैं खुद लिख रहा हूँ, वो अच्छे समझ में आ रहा है, या फिर एक मतलब एक PDF यहाँ पे लगा दें और उसको पढ़ा दें, वैसे ज़्यादा समझ में आएगा। बताइए, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। मेरे को तो ये बेस्ट लग रहा है, बाकी आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। क्या क्या पढ़ा हमने, 4 बिंब पढ़े। दृष्टिबिंब देखने से, श्रुतिबिंब सुन करके, विचार बिंब मानसिक प्रक्रिया से, और भाव बिंब विचार बिंब की विकसित अवस्था क्या होती है, भाव बिंब। बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है भाषा की विशेषताएं। कौन सी की, किसकी विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा क्या है, एक व्यवस्था है। भाषा क्या है, एक व्यवस्था है, जिसमें ध्वनि, शब्द,
वाक्य, इन जैसी उपगम्य व्यवस्थाएं। यानी ध्वनि, ध्वनि किस में आती है? भाषा में आती है। शब्द किस में आते हैं? भाषा में आते हैं। वाक्य किस में आते हैं? भाषा में आते हैं। यानी भाषा इन सब का क्या है? एक मिश्रित रूप है। किस किस का? ध्वनि का, शब्द का और वाक्य का, इन सब का मिश्रित रूप है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? हम जन्म से ही भाषा सीख करके नहीं आते। ये तो है नहीं कि मतलब माँ के गर्भ से हम सब कुछ सीख करके आते हैं ना, यहाँ आकर के हम सीखते हैं। तो कैसी संपत्ति है? एक अर्जित संपत्ति, हम उसको प्राप्त करते हैं, ना कि पैतृक। हमें दान मतलब मिलती नहीं है। अब मान लो सपोज़ करो कोई पेरेंट्स हैं, सपोज़ करो बंगाल से हैं और वो काम करते हैं राजस्थान में रहते हैं दोनों। अब उनके जब संतान होगी तो वो बंगाली नहीं, ऑटोमेटिक बंगाली नहीं बन जाएगा वो। वैसे नाम से तो बंगाली होगा कि मतलब बंगाल वालों का तो बंगाली होगा, लेकिन वो उनको उसकी भाषा कौन सी है? वो राजस्थान में रहता है तो वो राजस्थान की भाषा सीखेगा। बंगाल की तो केवल मम्मी पापा को देखो थोड़ी बहुत सीखेगा, तो उसको बंगाली कम आएगी, लेकिन राजस्थानी उसको ज़्यादा आएगी। बात समझ में आ गई? तो भाषा क्या है? भाषा पहली बात तो क्या है कि भाषा एक व्यवस्था है जिसमें ध्वनि, शब्द और जैसे मतलब वाक्य इनका मिश्रण होता है। उसके बाद भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक संपत्ति। भाषा कैसी संपत्ति है कि अर्जित संपत्ति है। उसके बाद आता है भाषा समान सापेक्ष है। भाषा मतलब समान एक सापेक्ष है। ठीक है। उसके बाद आता है भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। अनुकरण जन्य प्रक्रिया, अनुकरण जन्य, सॉरी जन्म नहीं जन्य, अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। यहाँ थोड़ा सही कर लेना। यानी अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। बच्चा हमारा अनुकरण करता है और अनुकरण के माध्यम से क्या करते हैं? भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है। जन्य लिखा हुआ है, जन्य लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, चेंज कर लेना। ओके। तो भाषा क्या है? अनुकरण जन्य प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है कि अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। और भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल परिवर्तनशील। आज आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलते बोलते आप मान लो 2 या 3 साल मान लो आप महाराष्ट्र रह लिए, वहाँ तक आप मराठी बोलने लग जाओगे। उसके बाद आप गुजरात चले गए तो आप गुजराती सीख गए। उसके बाद वापस राजस्थान आए तो आप राजस्थानी सीख गए। तो मतलब वो तो आपकी बोली, आपकी भाषा मतलब भाषा चेंज होती रहती है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। और क्या बचते हैं? भाषा एक मानक रूप होता है। भाषा कैसा रूप होता है कि मानक रूप होता है। कि जैसे हिंदी है तो हिंदी का मानक रूप है, मारवाड़ी है तो मतलब सॉरी गुजराती है तो गुजराती का मानक रूप है। तो भाषा क्या एक मानक रूप है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे वाले क्या लिखा हुआ है कि भाषा का क्रमिक विकास हुआ है। क्रम से विकास हुआ है भाषा का। यानी ये तो यानी कि मतलब डायरेक्ट उठ के हिंदी बन गई, नहीं। पहले हिंदी नहीं थी, हिंदी नहीं थी। हमारी मातृभाषा, हमारी माँ संस्कृत बोलती है, तो संस्कृत थी। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत से बनी हमारी पाली। संस्कृत से क्या बनी? हमारी पाली। पाली जो कोटा बूंदी पाली वाली नहीं, पाली, पाली भाषा बनी। उसके बाद पाली से बनी प्राकृत, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी अवध, और अवध से निकली फिर हमारी हिंदी। कितने चरण घूम के देखो हिंदी। पहले संस्कृत थी, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी अवध, और अवध के बाद कौन सी आई? निकली हिंदी निकली। यानी संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवध, और अवध से हिंदी भाषा निकल करके आई। तो डायरेक्ट हिंदी नहीं थी पहले, पहले संस्कृत थी। संस्कृत के बाद पाली। एक क्रम पूछता है कि संस्कृत किस हिंदी मूल भाषा किसकी भाषा है? तो अवध ऑप्शन में नहीं है तो अपभ्रंश आ जाएगा, अपभ्रंश नहीं है तो प्राकृत आएगा, प्राकृत नहीं है तो पाली आएगा, पाली नहीं है तो संस्कृत आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यानी सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी बनी? पाली। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवध, और अवध के बाद हिंदी। देखो कुछ बन गया, सपा है। क्या बन गया? SPPAH, सप्पा है। क्या है? सप्पा, SPPAH। यानी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध और हिंदी। ये हमारी भाषा का क्या है? कालक्रम है। क्या है? भाषा का कालक्रम है। वापस लिख देता हूँ, वापस आपके समझ में आता कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वापस सुनिए, ये भाषा क्या है? हमारे कालक्रम है। भाषा क्या है? भाषा का हमारे कालक्रम है। पहले सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई
अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अवध, अवध के बाद आई हिंदी, यानी क्या बन गया SPPAAH। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब करते हैं भाषा के सोपान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाषा के सोपान की बात करते हैं। भाषा की किसकी बात करते हैं अपन? सोपान की। सोपान को हम देखो, आप कैसे भी शुभपल्ली याद रख लो, वो भी आपका सी है। सिंपल सा इंग्लिश में याद रखो, क्या याद रखो अपना? LSRW, 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 यानी शुभपल्ली याद रख लो। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब इनमें से अभिव्यक्त आप किस किस के माध्यम से करोगे? अभिव्यक्त आप बोलकर और लिखकर आप करोगे अभिव्यक्त। तो दोनों किसके माध्यम में? अभिव्यक्ति के माध्यम में। किसके माध्यम में? यदि आपसे क्वेश्चन है पूछे कि भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम कौन कौन से हैं, तो आप बोलने के माध्यम से और आप लिखने के माध्यम से अभिव्यक्ति करोगे। और इन दोनों एक कैसे माध्यम है? आपके ग्राह्य माध्यम है। कैसे आप इनसे ग्रहण करोगे? पढ़ने से और सुनने से आप ग्रहण करोगे, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके ग्राह्य माध्यम। तो बोलना और लिखना क्या है? आपका अभिव्यक्ति माध्यम है। और सुनना और पढ़ना आपका क्या है? अभिव्यक्ति माध्यम। बात समझ में आ गई होगी। यानी याद कैसे रखेंगे? आपको मैंने बता दिया याद कैसे रखेंगे। कैसे रखेंगे? LSRW। कैसे रखेंगे? LSRW। दूसरा देखा शुभपल्ली, शुभपल्ली, शुभोपल्ली, शुभपल्ली कैसे याद रख लो? आपको वो चार याद रखने। भाषा के सबसे पहले लिसनिंग करता है बच्चा, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग करता है, स्पीकिंग के बाद रीडिंग करता है, रीडिंग के बाद राइटिंग करता है। LSRW। भाषा के सोपान समझ में आ गए। भाषा के सोपान के बाद अपन अगली बात पर चलते हैं। भाषा के सोपान हमारे क्लियर हो गए। भाषा के सोपान के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी भाषा में निहित आवश्यक तत्व। हेडिंग है ये, भाषा में निहित आवश्यक तत्व है। कौन से तत्व है? आवश्यक तत्व है। ठीक है। भाषा की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। भाषा की विशेषताओं में एक आधी विशेषता में से और रह गई, अपन ने बता दिया क्या? हाँ, क्रमिक विकास है। इसके बाद देखो, भाषा परंपरा के माध्यम से तो है आपको, भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। ये बात आप लिख लीजिए कि भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। सॉरी फॉर दैट, बट ये लास्ट में लिखवाना जरूरी था। भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं। भाषा क्या नहीं है? कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। और प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। यानी प्रत्येक भाषा की संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? संरचना अलग अलग होती है। यानी भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं और प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। अब चलते हैं अपन आगे वाले अपने भाषा में निहित आवश्यक तत्वों पर। भाषा में निहित कैसे तत्व है? आवश्यक तत्वों के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, भाषा में निहित आवश्यक तत्व क्या होते हैं? एक भाषा हमारी एक प्रकार की होती है वाचिक। कैसी भाषा? वाचिक, जिसको हम वाचन करते हैं, वाचिक हो गई। दूसरी हमारी होती है ऐच्छिक। हम अपनी इच्छा से भाषा चूज करते हैं, इच्छा के माध्यम से। एक हम जो बोलते हैं, वाचन करते हैं, वो भाषा एक ऐच्छिक। तीसरी विचार विनिमय का माध्यम होती है भाषा। भाषा क्या होती है? विचार विनिमय का माध्यम होती है भाषा। किसका माध्यम होती है? विचार विनिमय का माध्यम होती है भाषा। और चौथा क्या होता है? भाषा में संप्रेषणीयता होती है। क्या होती है? भाषा में संप्रेषणीयता होती है। क्या होती है? भाषा में संप्रेषणीयता। यानी भाषा में पहला क्या होता है? वाचिकता होनी चाहिए। वाचिक मतलब भाषा को बोलना आना चाहिए। दूसरा ऐच्छिक होनी है, ऐसी भाषा की ऐच्छिकता होती है। तीसरी होती है विचार विनिमय का माध्यम होती है भाषा। क्या उसका किसका माध्यम? विचार विनिमय का माध्यम। और चौथी भाषा में होती है संप्रेषणीयता। क्या होती है? भाषा में संप्रेषणीयता। भाषा के तत्व समझ में आ गए। भाषा में निहित आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? वाचिक, ऐच्छिक, विचार विनिमय का माध्यम और संप्रेषणीयता। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भाषा में पहले मैंने क्या पढ़ा था? भाषा के सोपान। सोपान कौन कौन से? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़े भाषा के निहित आवश्यक तत्व है वाचिक, ऐच्छिक, विचार विनिमय का माध्यम और संप्रेषणीयता। चार तत्व हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरण। भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरण, यानी हम भाषा सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक चरण कौन कौन से हैं, स्टेप कौन कौन से हैं। तो देखो, भाषा सीखने के लिए सबसे पहले इंसान में होनी चाहिए क्या? जिज्ञासा। सबसे पहले इंसान में क्या होनी चाहिए? भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले इंसान में होनी चाहिए जिज्ञासा।
बिना जिज्ञासा के इंसान भाषा नहीं सीख सकता। सबसे पहले क्या जरूरी है भाषा को सीखने का? मनोवैज्ञानिक चरण में पहला चरण कौन सा है? जिज्ञासा होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? जिज्ञासा के बाद दूसरा चरण क्या है? दूसरा है जिज्ञासा के बाद प्रयत्न व तत्परता। एक मिनट। प्रयत्न व तत्परता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए और तत्परता होनी चाहिए। यानी भाषा को सीखने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए और आपको तत्परता होनी चाहिए। तीसरा, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या है आपका? तीसरा आप में होना चाहिए अनुकरण। आपको अनुकरण करना चाहिए। भाषा को सीखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अनुकरण करना चाहिए। और चौथा आपको क्या करना चाहिए? चौथा आपको करना चाहिए अभ्यास। चौथा आपको क्या करना चाहिए? अभ्यास करनी चाहिए। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत देखने सिल पर पड़ते निशान। ये अपनी भाषा के बारे में बातें होंगी। यानी क्या? भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक चरण, पहला चरण कौन सा है? भाषा सीखने के लिए आप में जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप भाषा नहीं सीख सकते। जिज्ञासा के बाद आप में प्रयत्न और तत्परता होनी चाहिए। आप में प्रयत्न और तत्परता होनी चाहिए। उसके बाद आप में अनुकरण होना चाहिए और अनुकरण के बाद आप में अभ्यास करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चारों बात समझ आ गई? जिज्ञासा, प्रयत्न व तत्परता, अनुकरण और अभ्यास, ये चारों चीज़ें होनी चाहिए भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरणों में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। हमने क्या सीखा आज? भाषा के शिक्षण विधि में भाषा भाष धातु से बनी होती है। और भाष धातु किससे है? बिल्कुल भाषा के बारे में बात की थी। भाष धातु से। और भाषा के बारे में कितने तत्व होते हैं? भाषा के 13 तत्व होते हैं। कितने तत्व हैं? तो 13 भाषाएं। 13 भाषाओं में हिंदी को 13 भाषा परिवारों में से हिंदी कौन सी है? भारोपीय परिवार की। कौन से परिवार की है? भारोपीय। और टोटल कितनी है? लगभग 3000 भाषाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भाषा में निहित बिंब। कितने बिंब होते हैं? 4 बिंब। बिंब का मतलब क्या होता है? कि इमेज बनती है, वस्तु की इमेज बनती है आपके हृदय पटल पर। किसी का नाम सुन करके, उसको देख करके उसके आकार प्रकार की छवि बनती है, उसको क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। बिंब के बाद हमने सबसे पहले दृष्टि बिंब की बात की। देख करके जो बिंब बनता है वो दृष्टि बिंब। उसके बाद हमने श्रुति बिंब की बात की, यानी सुन करके जो बिंब बनता है वो श्रुति बिंब। श्रुति बिंब की मैंने बात की। विचार बिंब, यानी जो विचार करके जो मानसिक आपकी प्रक्रिया होती है वो करके आपका बिंब बनता है, वो आपका विचार बिंब। और अंत में आपका भाव बिंब, यानी आपके जो विचार बिंब का विकसित रूप क्या होता है? भाव बिंब। और ये आपका हृदय पर, हृदय का इसमें सहयोग रहता है। भाव बिंब के बाद हमने बात की थी। उसके बाद भाषा की विशेषताओं के बारे में बात की थी। भाषाओं की विशेषता में हमने क्या जाना था? भाषाओं की विशेषता में जाना कि भाषा मतलब एक व्यवस्था होती है, भाषा अर्जित होती है, ना कि पैतृक होती है। भाषा में समान सापेक्ष होता है, अनुकरणजन्य होती है, परिवर्तनशील होती है और एक मानक रूप होता है भाषा का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन भाषा का क्रमिक विकास। सबसे पहले अपनी संस्कृत आई, संस्कृत के बाद अपनी पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश, अवध, अवध के बाद हिंदी। यानी अंतिम भाषा को कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा संरचना से, संरचना हर एक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। कैसे याद किया अपने इनसे को? सप्पा, SPPH। तो एस का मतलब संस्कृत, संस्कृत से फिर पाली, संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से मतलब प्राकृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध और हिंदी। ये अपनी भाषाओं का क्रम रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट अपने भाषा के सोपान के बारे में देखा। सोपान में सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ओके। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन। उसके बाद हमने भाषा में निहित आवश्यक तत्वों के बारे में बात की थी। तो कौन कौन सी? वाचिक होती है, ऐच्छिक होती है भाषा, विचार विनिमय का माध्यम होती है भाषा और संप्रेषणीयता होती है भाषा में। उसके बाद हमने पूछे भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक चरण। ये तो कौन से चरण थे? ये तो भाषा में निहित आवश्यक तत्व थे। और भाषा के मनोवैज्ञानिक चरण कौन कौन से हैं? तो भाषा सीखने के लिए आप में जिज्ञासा होनी चाहिए, आप में प्रयत्न और तत्परता होनी चाहिए, आप में अनुकरण करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और आप में अभ्यास की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ तक हमने बात कर ली। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हमने हिंदी के बारे में शिक्षण विधियाँ डिटेल से सीखनी शुरू कर दी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है और पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें। इसके अलावा हमारी साइकोलॉजी की क्लास चलेगी आज से, साइकोलॉजी क्लास चलती है, राजस्थान ज्योग्राफी क्लास चलती है, साइकोलॉजी क्लास चलती है 11:15 बजे और राजस्थान ज्योग्राफी क्लास चलती है 6:15 बजे और हिंदी क्लास चलती है हमारी 9:15 बजे। बात समझ में आ गई? अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है रीट विद दुरीना उसको आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप यहाँ इस क्लासेस की जो PDF वगैरह हैं वो आप ले सकें और वहाँ पे डेली बेसिस पे वहाँ पे क्विज़ेस चलती हैं। क्या चलती हैं? क्विज़ेस चलती हैं और आप क्विज़ेस देख के अपना मूल्यांकन, अपना आकलन कर सकें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे हमारे साथ पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और कोरोना पैंडेमिक में हमारी सरकार का सहयोग कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।